आ भारती भारतीभिः सजोषा इडा देवैर्मनुष्यैभिरग्निः सरस्वती सारस्वतेभिरर्वात् तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम श्रद्धेय इस सारस्वत अनुष्ठान में आज इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य वर्मा जी और इस महती आयोजन के सूत्रधार और इसको पराकाष्ठा पर ले जाने में जिनका परिश्रम हम सब देख रहे हैं, ऐसे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, इस सत्र में जिनके उद्बोधन से हम लोग कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे, ऐसे हमारे सहयोगी के रूप में आचार्य विनय कुमार जी और इसका संचालन कर रहे विधि शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर अनूप जी। और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारतीय विद्या के, विशेष रूप से काशी के प्रत्येक पक्ष को जिन्होंने आत्मसात किया है, ऐसे आचार्य प्रोफेसर राणा जी और काशी के ऐतिहासिक स्वरूप को किस तरह से अपनाया जा सकता है, समझा जा सकता है, सद्य है जिस व्याख्यान से हम लोग लाभान्वित हुए, उस व्याख्यान की प्रणेता आचार्य विभा तिवारी जी और इस सभा में, इस सारस्वत अनुष्ठान में उपस्थित विद्वज्जन, प्रतिभागी गण। अभी तक शायद ही कोई ऐसा पक्ष बचा हो जिसे लेकर चर्चा ना की गई हो, लेकिन यह पक्ष कहां से उद्भाषित होते हैं, इनमें प्रकाश कहां से आता है। काशी की प्रतिष्ठा का जो विश्वव्यापी हम लोगों ने अभी अभी दर्शन किया आचार्य पीवी राणा जी के व्याख्यान के माध्यम से, और फिर उसके ऐतिहासिक पक्ष को देखा, और पिछले पूरे दिन हम लोग काशी के वैश्विक महत्व को समझने में लगे रहे। तो ये सारा का सारा जो संसार बसता है काशी में, वह किस रूप में प्रारंभ हुआ, कहां से इसकी उद्भावनाएं आई। एक बात मैं प्रारंभ में ही कह दूं कि जो हमारा जो मूल आधार है, काशी का जो वैश्विक स्वरूप बनता है, वह आधार जो है हमारे पुराण हैं। इतिहास की दृष्टि से जब हम लोग पुराण को अपने सामने रखते हैं तो उसको बहुत ही गरिमा मंडित ढंग से नहीं रखते हैं। गरिमा मंडित न रखने का यह कारण कि जब हम इतिहास की दृष्टि से उसका विभाजन करते हैं तो उसका जो समय रखते हैं, वो समय जो है कहीं न कहीं प्रथम शताब्दी के बाद से लेकर और 8वीं 10वीं शताब्दी तक ले आते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मूल प्रवृत्ति है उस पर ध्यान नहीं देते और फिर उसकी प्रामाणिकता पर हम संदेह करने लगते हैं। लेकिन यह इस तरह से नहीं है, क्योंकि हमारी जो सारी की सारी जो परंपरा है, हमारा जो बौद्धिक जो आंदोलन है, बौद्धिक जो विकास है, जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश है,
वह लिखित परंपरा से प्रारंभ नहीं होता। और यह लिखित परंपरा की कहानी जो है, जिससे सांस्कृतिक चेतना को समझने में हम लोग अत्यंत जो है सरलता का अनुभव करते हैं, वह जो है अगर उसके आधार पर काशी को समझने का प्रयत्न करेंगे तो काशी का जो वैश्विक परिवेश है, वैश्विक परिवेश कहने का मतलब हम भारत के पक्ष में ले रहे हैं, भारत को एक वैश्विक रूप में हम यहाँ पर उपस्थापित करना चाहते हैं। तो पुराणों के संदर्भ में पहले बात इसलिए कह रहा हूं कि पुराण में जो भी सामग्री है वह सामग्री भी उतनी ही प्राचीन है, उसके अंश जितने प्राचीन की हमारी कोई भी साहित्यिक परंपरा, जिसे हम वेद के रूप में ले, ब्राह्मण के रूप में ले, आरण्यक के रूप में ले या उपनिषद के रूप में। तो ये बात कहां से हम कहें कि जो है ये परंपरा हमारी जो है इतनी प्रामाणिक है। तो सबसे जो हमारा प्राथमिक साक्ष्य है, हमारा जो ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद उद्घोष करता है, क्या कहता है, इति पुराणे श्रुतत्वात् एवं ही पौराणिकाः इति पुराणेषु प्रसिद्धम्। तो अब यह जो पुराण की बात है, यह पुराण या इतिहास या साक्ष्य या हमारी जो परंपराएं जो सामने उपस्थित हो रही हैं, ये ऋग्वेद के समय से उपस्थापित हो रही हैं। इनमें कहीं भी यह नहीं समझना चाहिए कि यह किसी के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है। तो और इस सामग्री में जो सर्वाधिक सांस्कृतिक विवेचन अगर किसी तीर्थस्थली के रूप में, किसी विद्यास्थली के रूप में मिलता है, तो वह केवल और केवल काशी के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र वर्णित नहीं किए गए हैं। पुराणों में जितने भी हम पुराणों के दो प्रकार के अंश हैं हमारे। एक तो पुराणों का जो मुख्य पुराणों का जो अंश है, जिसके अंदर अष्टादश पुराण आते हैं, और एक पुराणों के रीजनल वेरिएशंस हैं, उनके क्षेत्रीय जो है सांस्कृतिक विवेचन किए गए हैं। ऐसे भी पुराणों की संख्या मुख्य पुराणों की संख्या से कहीं अधिक है। तो यह बात प्रथम शताब्दी तक आते आते यह बात लिखित परंपरा में हमारे सामने जब आने लगी, और उसमें हम लिखित परंपरा के आधार पर, पुराण और पांडुलिपियों के आधार पर इनकी जो है विशेष रूप से व्यवस्था देने लगे। अब जो है सांस्कृतिक जो परिवेश बनता है वो भारत में किसके कारण बनता है, यह समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में जो पहली संस्था हमारे सामने उपस्थापित हुई, वह संस्था थी हमारी यज्ञ संस्था। यह कितनी पुरानी है इसके ऊपर जो है हम लोग कहने में समर्थ नहीं है। बस यह कह सकते हैं कि कम से कम 3000 साल पहले अगर लिखित साक्ष्य के आधार पर माने तो हमारा यह जो साहित्य है यह उपलब्ध था। ये हमारी आचार्य प्रोफेसर त्रिपाठी का यद्यपि क्षेत्र है, लेकिन जो हमें एशिया माइनर से जो भी मुद्राएं मिली हैं, बोगस्कोई इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से, वहां पर हमारे वैदिक देवताओं का अश्विनों और मित्रा वर्णों इत्यादि का उल्लेख हुआ है। तो यह परंपरा हमारी जो है वह इस रूप में ले लेते हैं कि कम से कम 3000-4000 साल पहले तो था ही। यद्यपि अपने यहाँ इस संपूर्ण जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इसका विकास जो है वह 60,000 वर्ष पूर्व तक प्रामाणिक रूप से लिया गया है, और उसके प्रणेता भी और कोई नहीं है, वह काशी की ही निधि है। आचार्य संपूर्णानंद जब आचार्यों के आदिदेश के बारे में चर्चा करते हैं तो वह कहते हैं कि यह जो समय था कहीं न कहीं 60,000 ईस्वी पूर्व था। अब यह जो परंपराएं सब जगह चलती रही, तो काशी के में किस रूप में आई? तो पहली संस्था जो सांस्कृतिक परिवेश काशी में बना, वह बना यहाँ पर वैदिक यज्ञों का बना। और यह वैदिक यज्ञों की जो परंपरा है, कम से कम अगर शतपथ ब्राह्मण के काल से जो उल्लेख मिलता है, मैडम ने एक उल्लेख किया इसलिए उसके साथ को रिलेट करना चाहता हूँ कि कभी कभी यहाँ वैदिक विद्वानों ने भी कहा कि काशी में नहीं रहना चाहिए या काशी में नहीं आना चाहिए। तो
यह जो आख्यान है यह सतपथ ब्राह्मण का है। वस्तुतः उस समय जो है यहाँ सात्राजित ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में उसका जो अश्वमेध का जो घोड़ा था वह पकड़ा गया और उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उस अश्वमेध यज्ञ के पूरा ना होने का विशेष उत्तरदायित्व जो है वह अग्निहोत्रियों का जाता है, वह ऋत्विकों का जाता है। तो उस समय ऋत्विकों ने प्रतिज्ञा की कि हम अब काशी में अग्निहोत्र धारण नहीं करेंगे। यह काशी का पहला जो सांस्कृतिक टर्निंग पॉइंट है कि काशी जो है एक वैदिक परंपरा की स्थली होने के साथ साथ, केंद्र होने के साथ साथ अब यह काशी जो है बदल रही थी। क्योंकि अगर सतपथ ब्राह्मण के काल को हम कुछ इस तरह से अगर लें तो कहीं न कहीं ये 3000 साल पहले की घटना हो सकती है, क्योंकि इसका समय जो है वह एकदम से बताना नामुमकिन है, केवल आकलन कर सकते हैं। तो पहली जो ये वैदिक संस्था के रूप में, वैदिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जो काशी थी, उस काशी का जो है अब बदलाव होने लगा। तो यह समय वह था जबकि सांस्कृतिक चेतना जो भारत की थी वह एक बिंदु पर केंद्रित थी और वह बिंदु था केवल सनातन भारतीय संस्कृति। जब हम सनातन कहते हैं तो सनातन कहने से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह कोई बनी बनाई संस्कृति नहीं है, अर्थात जिसका प्रादुर्भाव मनुष्य के द्वारा ना हुआ हो वह है सनातन संस्कृति। और सनातन संस्कृति जब कहते हैं तो उसका जो तात्विक जो मूल्यांकन है, तात्विक जो समझ है, वह यह मानना चाहिए कि ईश्वर प्रदत्त संस्कृति। ईश्वर प्रदत्त संस्कृति कोई ऐसा नहीं है कि हमारे सामने आ जाए, वह सनई सनई ऋषि परंपरा के माध्यम से आती है। ऋषि परंपरा वह है जो जिनके तपस से, जिनके साक्षात्कार से हमारे जो नैतिक मूल्य और हमारा जो बौद्धिक विकास वह क्रमशः आगे बढ़ता है। उस नैतिक और बौद्धिक विकास का जो प्रथम परिवेश है वह काशी है, क्योंकि कहीं भी और प्रमाण इस रूप में नहीं मिलता कि यज्ञ संस्था पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रही हो। अब लगभग अगर हम उस केंद्र को और भी आगे बढ़ाने आए तो जैसे कि पिछले व्याख्यानों में चर्चा हुई कि काशी जो है धर्म तीर्थ भी है, काम तीर्थ भी है, मोक्ष तीर्थ भी है और आपनान तीर्थ के रूप में भी है, और ब्रह्मबड्ढन के रूप में है। तो अब संस्कृतियों का जो है वह एक तरह से बदलाव होने लगा। कोई नई संस्कृति नहीं आई, वह संस्कृति जो है जो हमें छठी शताब्दी के बाद मिलती है। क्योंकि अब हम एक बात और करने लगे थे, क्योंकि हमारा जो तात्विक विवेचन, तात्विक जो प्रस्तुतिकरण था, उसमें जो तात्विक प्रस्तुतिकरण क्या था कि अभी तक हम साक्षात्कार कर रहे थे। साक्षात्कार जो है वो तपस का परिणाम है, लेकिन अब जो है हम दार्शनिक प्रवृत्तियों के माध्यम से भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतन को प्रस्तुत करने का प्रयास करने लगे। उस प्रयत्न में जो है, उस प्रयत्न में हमने हमारा जो कार्य हुआ, क्या हुआ, हमारी व्याख्या पद्धति बदल रही थी। व्याख्या पद्धति के बदलने का अर्थ यह था कि हम तात्विक चेतना को उस रूप में नहीं समझ पा रहे थे। तब क्या कर रहे थे, हम व्याख्या का जो है संप्रदाय, व्याख्या का संप्रदाय बदल रहे थे। और उस समय एक नया व्याख्या का संप्रदाय हमारे सामने आया जब हम पदार्थ की विवेचना करने लगे। और उस समय जब गौतम आते हैं और एक नई संस्कृति, जिसको आप मेटेरियलिस्टिक संस्कृति की बात अगर करें तो छठी शताब्दी में उसके साथ साथ 3 प्रकार के ऐसी संस्कृतियां हमारे सामने एक साथ उपस्थित हो जाती हैं। और वह है भगवान बुद्ध से प्रवर्तित बौद्ध संस्कृति और भगवान महावीर की जैन श्रमण संस्कृति। ये इन दोनों संस्कृतियों का जो केंद्र बना वह विशेष रूप से काशी में बना, क्योंकि उस जो नालंदा की जो संस्कृति का विकास हो रहा है वो दूसरी शताब्दी से हो रहा है। और उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ उत्तर पूर्व में एक सांस्कृतिक क्षेत्र बन रहा था वह उसके पहले जरूर बना, तक्षशिला में जो बन रहा था, लेकिन उसका प्रभाव काशी में नहीं हो रहा था। तो यह काशी जो है
जो जैन और बौद्ध संस्कृति के रूप में आगे बढ़ी, स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ी। इसका किसी भी अन्य क्षेत्र से, चाहे वो पश्चिम से का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहां भी इसका पल्लवन जो हुआ श्रमण संस्कृति का, वो 6ठी शताब्दी के बाद से होता है, वल्लभी का केंद्र बनता है। लेकिन काशी जो है वह जैन और बौद्ध तात्विक तत्वों को लेकर स्वतः उद्भूत होती है, लेकिन इससे काशी का विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि विकास के जो तत्व हैं वह तत्व कहाँ उपस्थापित होते हैं? या तो नदियों के माध्यम से होते हैं या पर्वतों के माध्यम से होते हैं, और इन दोनों का जो संगम होता है वह मंदिरों के माध्यम से होते हैं। तो अभी तक भारत का जो बौद्धिक चिंतन के रूप में तो काशी उद्भूत हो रहा था सांस्कृतिक उसके रूप में, लेकिन समस्त भारत यहाँ उपस्थापित नहीं हो रहा था, क्योंकि समस्त भारत के उपस्थापित होने का तात्पर्य था कि सभी प्रकार की संस्कृतियां यहाँ उपस्थित हों। लेकिन देखिए, देव चिंतन के रूप में, तात्विक चिंतन के रूप में यज्ञ संस्था यहाँ उपस्थापित थी। यज्ञ संस्था के उपस्थित होने का मतलब है कि सभी प्रकार की देव विभूतियां स्वतः ही यहाँ आ जाती थी। क्योंकि जब अग्निहोत्र धारण करते थे, तो अग्निहोत्र धारण करने में जैसे आपने उदाहरण दिया कि पिप्पलाद संहिता में कि ज्वर जो है को भगाने का जो है वह कहाँ भेजा जाए? काशी में भेजा जाए। तो उसका यह तात्पर्य नहीं था कि काशी उनके लिए निषिद्ध थी, क्योंकि अग्निहोत्र जब धारण करता है तो अग्निहोत्री कहता है मन्युम में सिंह है, मेरा क्रोध कहाँ चला जाए? वो सिंह में चला जाए। मेरा एक ये बौधायन स्रोत सूत्र, बड़े बौधायन आपस्तंभ कात्यायन सारे के सारे इस विषय को बड़े विस्तार से करते हैं। तो वह काशी क्या है? मोक्ष तीर्थ है। तो सभी प्रकार की जो हमारी आपदाएं हैं वो मोक्ष रूप में हमसे इतनी दूर चली जाएं कि जैसे कि व्यक्ति को मोक्ष मिलता है तो नहीं आता, वैसे वो चला जाए जो है। तो इस रूप में यह हो रहा था। अब जो क्या हुआ, लगभग प्रथम देखिए काशी का जो पल्लवन और काशी का जो यह स्वरूप है हमारे सामने, यह इस स्वरूप का विकास जो है वह प्रथम दूसरी शताब्दी ईस्वी के बाद होता है, जहां राष्ट्र की सारी सांस्कृतिक चेतना जो है वो एक साथ मिल जाती है। क्योंकि जैसे ही बौद्ध संस्कृति आगे बढ़ती है वैसे ही हमारी आगमिक संस्कृति का जो मुख्य जो परिणाम है वह है काशी को संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित कर देना। तो इसमें अभी तक अब जो हम लोग चिंतन कर रहे थे वो केवल क्या हो रहा था कि विष्णुर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम, हमारे जो देवता थे वो सहस्रबाहु पुरुष, वह सीमित नहीं थे, उनका असीमित क्षेत्र था। लेकिन असीमित से विश्व रूप से हम वो प्रतिष्ठा नहीं कर सकते थे। तो धीरे फिर क्या हुआ कि अब इसमें द्विभुज, चतुर्भुज और अष्टभुज के साथ हमारे देवता प्रतिष्ठित होते हैं, और उसमें सबसे जो क्षेत्र बनता है उसमें 3 जो है विशेष रूप से आगमिक जो है चेतनाएं जो हैं वह काशी की ओर भी आती हैं। काशी की ओर आने का मुख्य माध्यम क्या रहा? ये सारी की सारी जो परंपराएं थी, ऐसा नहीं थी कि अपने आप सहज आ गई, मंदिर उठे और आ गए, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जो सबसे बड़ा जो योगदान हुआ काशी की ओर सारी संस्कृतियों के आने का, वह भारतीय विद्वत मनीषा को जाता है। सारे के सारे जो हमारे विद्वत गण थे वह काशी जब आए एक दूसरे राज्य से, तो क्या किए? अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को ले आए, और यह जो केंद्र इस तरह की जो चीजें हुई वह 6ठी शताब्दी ईस्वी से बड़ी तेजी से हमारे सामने आगे बढ़ी। क्योंकि लगातार हम ऐतिहासिक बिंदुओं की ओर ज्यादा न जाकर केवल मूल तत्वों की ओर देंगे कि 6ठी शताब्दी से सारे के सारे आते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय भी आता है काशी में, और उससे भी पूर्व अगर कोई संप्रदाय काशी में आता है तो वह शैव संप्रदाय आता है। हमारे शैव संप्रदाय की 3 परंपराएं हैं। एक तो शैव परंपरा, केवल शिव भक्त के उपासक हैं। दूसरा एक सिद्धांत शैव की परंपरा है, जिस परंपरा में
18 प्रकार की एक तरह से पूजा पद्धतियां जो वहां निवेशित हैं, जिसे सिद्धांत शैव के ग्रंथ के रूप में जानते हैं, जो विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का भी थोड़ा हिस्सा। तो इसमें से सबसे पहली क्रांति जो काशी को भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठापित करती है, वह उसका मुख्य केंद्र यहाँ जो बनता है वह यहाँ का जंगमबाड़ी मठ बनता है। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो साहित्यिक रचना है उसका काल जो है वह आज से कम जो है वो 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व से, और 2500 नहीं ले जाते हैं। जंगमबाड़ी मठ की परंपरा, फिर वही कहेंगे कि परंपरा की जब बात करेंगे तो लिखित परंपरा से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संपूर्ण लिखित परंपरा जो है वह पहली दूसरी शताब्दी के बाद प्रारंभ होती है। क्योंकि हमारे पास लिपि कहें तो वो तीसरी शताब्दी में अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बाद आती है, उसके पास उसका विकास होता है और पहली दूसरी शताब्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरी की पूरी जो शैव परंपरा है वो सिद्धांत शैव के साथ साथ होते हुए और इन मठों के माध्यम से जब यहाँ स्थापना होती है और जब एक मठ आता है तो उसके साथ उस परंपरा के सारे मठ आना शुरू हो जाते हैं। और इस शैव परंपरा के साथ लगभग जो 10वीं 11वीं शताब्दी में, क्योंकि यामुनाचार्य आते हैं, उसके बाद फिर उनके शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं, तो पूरी की पूरी वैष्णव परंपरा हमारे पास आती है। और वैष्णव परंपरा के साथ साथ 8वीं ये जो पूरी की पूरी जो सूर्य की परंपरा है, जो हमारा सौर आगम का या इस आगम की परंपरा है, इस आगम का जो मुख्य जो साहित्य है, जो सांब पुराण है, वह जब 8वीं शताब्दी में आ जाता है तब हमारा जो बिंदु है, जो लोलार्क कुंड का जो स्थापत्य है, लोलार्क कुंड का जो वैशिष्ट है, वह भी पूरी तरह उभर के आ जाता है। और पूरी की पूरी जो 15वीं शताब्दी के बाद अगर पूरा का पूरा काशी का सांस्कृतिक और पंचगंगा का क्षेत्र आप देखें तो इस पंचगंगा का विकास कब होता है जब नारायण भट्ट यहाँ आते हैं। और नारायण भट्ट जाते कहाँ हैं? जा रहे हैं वह सोमनाथ की यात्रा कर रहे हैं, और गुजरात के बीच से अचानक उनको ये उद्भूत होता है कि नहीं, ये गुजरात की भूमि शायद हमारी विद्या और हमारे संस्कृति के विकास के लिए उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। तो पूरी की पूरी महाराष्ट्र की जो परंपरा है वह उनके माध्यम से वह आगे बढ़ती है। और उस बीच में जो है लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी का जो समय है वह काशी के सांस्कृतिक परिवेश के लिए अगर हम माने तो उस समय को हम बड़े एक तरह से महत्वपूर्ण समय मान सकते हैं, क्योंकि यह वह समय था जब काशी एक नई चेतना के लिए जो है बिल्कुल खाली थी। और उसमें जब हमारे कलचुरी के राजा आते हैं, प्रतिहार आते हैं 10वीं 11वीं शताब्दी गंगदेव के समय में और उनके पुत्र के समय में, तो प्रयाग और काशी को चुनते हैं। और काशी का सबसे शीर्षस्थ मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर जो है, लगभग 1000 मंदिर बनवाते हैं। ये सारी की सारी जो रिपोर्टिंग है, इसके सारे के सारे जो विवरण है वो हमें छत्तीसगढ़ के अभिलेखों से बड़े व्यापक ढंग से मिलते हैं जो है। तो वो चाहे पंचगंगा के सारे क्षेत्र में वो दोनों परंपराएं वहां मिलेगी। तो इन परंपराओं के माध्यम से भारत को जो है, भारत के सांस्कृतिक तत्वों को हम इन मठों के माध्यम से खोज सकते हैं। अब ये परंपरा चली तो उसमें एक और उपचार होता है। जब हम विग्रह की स्थापना करते हैं और विग्रह की स्थापना पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है तो उसका एक उपचार जो है वह उपचार होता है, पूजन का उपचार होता है। तो शुरू में नहीं जाते हैं, क्योंकि मंदिर स्थापना भी जो है उसका एक मूल तत्व होता है, जहाँ से उस संस्कृति विशेष का तत्व निर्धारित होता है। लेकिन उपचार के माध्यम से और सारे के सारे अलंकरण के माध्यम से सब चीजें आ जाती है। लेकिन एक जो अंतिम उपचार होता है वह है शास्त्र का उपचार। विग्रह जब उपस्थापित हो जाता है, जैसे आपने आचार्य राणा जी ने कहा कि अभी भी रामेश्वरम में जो पुरोहित है वह जो है वो उस रामेश्वर मंदिर के माध्यम से होगा। ये सारे भारत में ये तत्वतः यह जो प्रचलन है वो 8वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ होता है, जब भगवत्पाद शंकराचार्य जो है आते हैं और आते हैं वो परंपरा को लेते हैं।
तो वह परंपरा तभी पूर्ण होगी जब वह स्वर और विद्या की परंपरा पूरी तरह से आए। तो उस क्षेत्र विशेष का जो है वैदुष्य जो है उस मंदिर में झलकना चाहिए। तो उसके रूप में सारी विद्वत परंपराएं यहाँ आने लगी। और तब तक तो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद तो ये प्रत्येक विद्वान का लक्ष्य हो गया। हाँ, विद्वान का विशेष इसलिए कहते हैं कि उसके लिए संबल था, जो है उसके लिए संकल्प था, वह काशी की ओर आने लगा और संपूर्ण भारतीय विद्या के सारे तत्व जो है वह बाहर से काशी में आने लगे और काशी का यह स्वरूप हो गया कि कोई काशी का नहीं रह गया। अर्थात काशी का जो कोई यह कहे कि हम इसमें से कोई बैठा है, इसमें कोई काशी का नहीं है, क्योंकि वह भारतीय सांस्कृतिक चेतना का तत्व है जो वह काशी के रूप में दिखाई देता है। यह काशी के मठों ने, काशी के विद्वानों ने जो बाहर से आए। मैं पिछले 5 वर्ष से ही काशी में हूँ, मैंने आकर के 2 वर्ष इसमें बिताए कि कौन काशी का है। हाँ, तो मैं आचार्य बागी शास्त्री जी से मिलने गया। हमने कहा आप काशी के तो हो नहीं, तुमने कैसे जाना? हमने कहा नहीं, आपकी तात्विक चेतना में काशी नहीं है, आप तो मध्य प्रदेश के लगते हो। मैं पूज्य गुरुवर द्विवेदी जी के गया, वहां भी सारे कम से कम मैं सब विद्वानों के पास गया और तब मुझे बोध हुआ कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी काशी का हूं जो है, क्योंकि काशी का कोई नहीं है। तो इस रूप में काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनती है। काशी को भारतीय सांस्कृतिक राजधानी के एक तरह से आवरण को हटाने के लिए हमें आवश्यक है, हम जिस विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर रहे हैं या लोकार्पण हो रहा है, उस लोकार्पण का जो सबल पक्ष है, जो एकदम से जिसको एक तरह से जिसके आवरण हटाने की जरूरत है, वह है काशी की इस पुरातन संस्कृति के मठ, काशी के इस पुरातन संस्कृति के मंदिर और काशी के जो हैं भारतीय विद्या के केंद्र, यहाँ के गुरुकुल। अगर इन तीनों के ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान दें, हाँ, इस नव कलेवर का जो उन्मेष है, हम सब के अंदर जो उत्साह है, उसके उत्साह का बल है ये तीनों बिंदु। अगर इन तीनों पर हम कार्य नहीं करते हैं तो काशी का जो वैश्विक परिवेश है, काशी का जो स्पंदन है, वह स्पंदन जो है वह घटता जा रहा है। क्योंकि हमारे इसी काशी के जो है परम महनीय आचार्य प्रातः स्मरणीय, जिनके अंशभूत हमारे परम सम्मान्य सदाशिव द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, वे अपने महाकाव्य का जब निर्माण करते हैं, महाकाव्य का जब लेखन शुरू करते हैं स्वातंत्र संभवम का, तो काशी को किस रूप में देखते हैं? वह काशी की सांस्कृतिक चेतना को समझने के लिए आवश्यक है। वह कहते हैं कि छात्रालय भूत समस्त गेहा, यहाँ के घर जो हैं वो इसलिए नहीं बने हैं कि उन घरों में व्यापार हो, यहाँ के घर इसलिए नहीं बने हैं कि वहां पर और कुछ संवाद हो, यहाँ के घर तो विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए बने हैं। यहाँ का घर जो है, यहाँ की गलियां जो हैं, हाँ, विद्यालयंति ही यत्र रथ्या, यहाँ की हर गलियां जो हैं वो विद्यालय के रूप में हैं। वह विद्यालय के रूप में तभी होंगी जब यहाँ के हर मंदिर को, हर मठ को और हर गुरुकुल को हम एक नया आयाम देंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसके विषय में विचार करेंगे। क्योंकि यहाँ आचार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान विश्वेश्वर स्वयं है। मैं सोचता हूँ कि 20 मिनट से ज्यादा हो गया होगा, इसलिए मैं विराम लेता हूँ। और मैंने सोचा कि जो कुछ समझा है वही आप लोगों के बीच में बोलूं, लिखित वक्तव्य से आपको क्यों निराश करूं। धन्यवाद, आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।